आज का लेक्चर हमारा इस चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर है। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, इसका सेकंड लास्ट लेक्चर है आज। इससे पहले हमने जो कंसेप्ट स्टडी किए, क्विक ओवरव्यू आपके साथ शेयर कर दूं। हम इसमें सीख रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना क्यों सीख रहे हैं? ताकि अपने फंड्स की कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद हमारे सामने जो भी इसकी कॉस्ट, जो भी परसेंटेज आती है, हम ये इंश्योर कर लें कि जिस प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका प्रॉफिटेबिलिटी रेट इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, वरना अल्टीमेटली कंपनी को नुकसान होगा। तो पहले स्टेप पे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाके इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में इसको यूज़ करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हुए हमने ये सीखा कि कैपिटल के 4 कंपोनेंट्स हैं। ये कंपोनेंट्स है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स और बैंक लोन। इनमें से हर एक कंपोनेंट की हम अलग-अलग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जब सारे चारों कंपोनेंट्स की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं तो इनकी मार्केट वैल्यू के लिहाज से जो भी परसेंटेज या वेट बनता है, इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, ठीक। ये हमारा ओवरव्यू है। इसमें कुछ चंद एक चीजों का हमने ध्यान रखना होता है। जैसे एक चीज तो ये कि अगर डिबेंचर या बॉन्ड्स है, जिसे हम लोन भी कह सकते हैं, डिबेंचर या बैंक लोन है, इनमें जब हमने कैश फ्लोज को कैलकुलेट करना है तो आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है, यानी इनकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी इसमें टैक्स एडजस्टमेंट होती है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स या ऑर्डिनरी शेयर्स में टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होती। और दूसरी चीज जो हमने जहन में रखनी होती है कैलकुलेशन करते हुए, वो ये कि फाइनेंस का एक जनरल रूल है, जनरल रूल, जो कि हर एसेट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता है। वो जनरल रूल क्या है कि किसी भी एसेट की आज की वैल्यू क्या है, उसके कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल। किसी भी एसेट की वैल्यू क्या है, उस एसेट से जो हमें कैश फ्लोज जनरेट होंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है कि हमें उसको डिस्काउंट करना पड़ता है। ये रिकॉर्डिंग में देखिएगा, साउंड ठीक है ना? उनको डिस्काउंट करना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज का हमने ध्यान रखना होता है। और जो रिडीमेबल सिक्योरिटीज होती हैं उनका फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है, इरिडीमेबल सिक्योरिटीज का फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है। इरिडीमेबल सिक्योरिटीज यानी जिसे परपेचुटी भी कहते हैं, इसका फार्मूला तो सिंपल है, क्या आपने डिविडेंड को डिवाइड कर देना है उसकी प्राइस के साथ, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। और अगर प्राइस कैलकुलेट करनी है आपने तो डिविडेंड को डिवाइड कर दें उसकी कॉस्ट के साथ। इसी तरह अगर रिडीमेबल सिक्योरिटीज हैं, रिडीमेबल शेयर्स या डिबेंचर्स हैं, तो इसमें हम इसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते थे, उसकी आईआरआर होती थी, ठीक है। जिसके लिए अगर आपने इसी तरह प्राइस कैलकुलेट करनी है तो हम उस सिक्योरिटी शेयर या डिबेंचर जो भी है उसके जितने भी कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो वो उसकी क्या हो जाती है, उसकी प्राइस, उसकी मार्केट वैल्यू, ठीक है। किसी भी शेयर या डिबेंचर की मार्केट वैल्यू किसके इक्वल होती है, उसके कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लें उसके इक्वल, ठीक है। और अगर फिर उसमें से उसकी प्राइस को लेस कर दे तो हमारे पास एनपीवी आ जाती है। तो आईआरआर कैलकुलेट करते हुए हमारा रूल ये था कि हम पहले एनपीवी कैलकुलेट करते हैं लोअर रेट पे, फिर एनपीवी कैलकुलेट करते हैं हायर रेट पे, फिर एक एक्सट्रापोलेशन के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं जिससे हमारे पास एस्टिमेटेड आईआरआर आ जाते हैं। क्लियर? ये कुछ अहम कंसेप्ट्स है जो हमने इस चैप्टर में पढ़े। आगे चलने से पहले मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ जो डिस्कशन मैंने की वो आपको समझ आई। ये सारे कंसेप्ट्स हमने डिस्कस भी किए हैं और इनके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन भी किया हुआ हर कंसेप्ट के ऊपर। क्लियर? चलिए शाबाश। अब इससे आगे चलते हैं। अच्छा, आगे चलने से पहले एक चीज मैं भूल ना जाऊं, आपकी असाइनमेंट है अब ड्यू 2 दिन के बाद, यानी आप फिजिकल के स्टूडेंट है, आज जुम्मा है तो आपकी असाइनमेंट ड्यू है मंडे को। और इसी तरह ऑनलाइन वाले जब भी ये लेक्चर सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
उनकी असाइनमेंट उसके फिर 2 दिन के बाद होगी ड्यू। असाइनमेंट क्या है? आई कैप की बुक का चैप्टर 12 है, इसके एंड पे जितने भी क्वेश्चन हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, 7 8 हैं या 10 शायद जितने भी हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपने रिटर्न फॉर्म में सॉल्व करने हैं। ये असाइनमेंट आपकी 2 दिन के बाद यानी मंडे को चेक होगी, ठीक है। एंड में शायद मैं बताना भूल जाऊं तो अभी ये नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि आप आई कैप के लेवल की प्रिपरेशन कर चुके हैं कि नहीं कर चुके, ठीक है। उसमें अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको आए, आपने उसको हाईलाइट कर लेना है और उसके सॉल्यूशन को देख के समझने की कोशिश करनी है। देखिए आपको इतने कंसेप्ट्स मिल चुके हैं कि अगर कोई एक आधी एडजस्टमेंट आपके पास आती है ना, तो आप उसको टैकल कर सके, ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए वो शेयर की प्राइस में कहता है कि डिविडेंड अभी पे करना, अभी 2-4 दिन में पे करना है, तो आपको पता है शेयर की प्राइस में वो डिविडेंड भी शामिल होगा, ठीक है। इसका क्या करना है, इसको लेस करना है या ऐड करना है, ये छोटी सी एडजस्टमेंट है। लेकिन अगर आए, आप पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे इसको सॉल्व करें, फिर देख लीजिए। इसी तरह का एक आधी एडजस्टमेंट अगर आपके लिए आए तो आप उसको सोल्यूशन देख के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। क्लास में हम बहरहाल डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पहले इस तरह की एडजस्टमेंट आप अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, फिर उसके बाद हम क्लास में डिस्कस करें, ठीक है। 1-2 एडजस्टमेंट इस तरह की होंगी, बाकी जो क्वेश्चंस हैं, सारे कंसेप्ट्स हैं, वो आप सीख चुके हैं। तो असाइनमेंट नोट कर लिया आपने? 2 दिन के बाद ड्यू होगी और ये आपने लाजमी करके आएंगे, लाजमी है, मैं चेक करूंगा और जरूर इंशाल्लाह चेक करूंगा असाइनमेंट। आगे चले। अच्छा, आगे जो हम कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं ना, वो है यील्ड कर्व, ठीक है। यील्ड का डिक्शनरी मीनिंग है कि रिटर्न कितना है। जैसे फर्ज कीजिए अगर मैं किसी कंपनी के डिबेंचर्स बाय करता हूं, तो मैं सोच रहा हूँगा कि मुझे इससे हर साल कितना रिटर्न मिलेगा, कितनी यील्ड होगी इसकी, ठीक है। यील्ड कर्व का मतलब रिटर्न का कर्व, यानी जो ऐसा कर्व जो हमें ये बताता है कि हम किसी सिक्योरिटी को खरीदेंगे तो हमें उस पर कितना रिटर्न मिलेगा, अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत आसान है, वो तो उसके ऊपर लिखा होता है 6%, 7%, 8%। तो याद रखें वो कूपन रेट होता है। हम यहाँ पे जो कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो इफेक्टिव रेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, यानी जिसमें अगर फर्ज कीजिए कि रिडीम होना है प्रीमियम पे, तो फिर हमारा जो उससे रिटर्न मिलेगा, जो यील्ड होगी, वो सिर्फ 6% नहीं होगी, बल्कि 6% प्लस जो हमें ऊपर की अमाउंट मिलनी है वो भी ऐड होगी, ठीक है। तो जो कूपन रेट होता है ना, स्टेट परसेंटेज मिलती है, वो रेट एक डिफरेंट रेट है, उसके ऊपर तो आपको हर साल उतनी अमाउंट का इंटरेस्ट मिलना है। लेकिन जो उसके ऊपर इफेक्टिव रेट या यील्ड है, वो उससे कम या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इसमें प्रीमियम या डिस्काउंट की एडजस्टमेंट भी शामिल होगी या कुछ और एडजस्टमेंट भी शामिल हो सकती है। तो यील्ड कर्व का मतलब ऐसा कर्व जो हमें रिटर्न बताता है किसी डिबेंचर से कितना होगा, किसी सिक्योरिटी से कितना रिटर्न होगा। अच्छा, जो कंसेप्ट से पहले हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, बाद में कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपने इससे पहले शायद कभी सोचा नहीं होगा। फर्ज कीजिए कि ये है एक टाइमलाइन, जिसमें ये है ईयर 0। याद रखें फाइनेंस में ईयर 0 से मुराद होता है आज का दिन, और ईयर 1 से क्या मुराद है, 1 साल के बाद। ईयर 2 से क्या मुराद है, 2 साल के बाद। ईयर 3 से क्या मुराद है, 3 साल के बाद। और ईयर 4 से क्या मुराद है, 4 साल के बाद। अगर हम, अच्छा, ये जो टॉपिक है ना यील्ड कर्व, ये बॉन्ड से, डिबेंचर से रिलेट करता है, शेयर से रिलेट नहीं करता, ये ध्यान में रखिएगा। ये किससे रिलेट करता है, बॉन्ड्स। तो इसमें मैं जो भी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा वो बॉन्ड्स की, डिबेंचर्स की एग्जांपल्स होंगी। अगर हम किसी बॉन्ड जो कि 4 साल के बाद रिडीम होना है, फर्ज कीजिए एट पार, यानी 100 का बॉन्ड 100 रुपीज पे रिडीम होना है, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं उसकी मार्केट वैल्यू आज की कैलकुलेट करो,
उसकी आज की मार्केट वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप कहेंगे सर आप हमें बताइए 1 साल के बाद उससे कितना कैश फ्लो आना है। 2 साल के, फर्ज कीजिए 1 साल के बाद है 1000, 2 साल के बाद 2000, 3 साल के बाद 3000, 4 साल के बाद 4000 प्लस 50,000 उसकी मेच्योरिटी वैल्यू। ऐसा, हाँ अभी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ये कहे कि सर इन सारी फिगर्स को ऐड कर दे वो हमारी आज की मार्केट वैल्यू बन जाएगी, तो उसने फाइनेंस की अलिफ बे भी नहीं सीखी अभी तक। फिर इसलिए कि फाइनेंस में हम जब कैलकुलेट करते हैं आज की मार्केट वैल्यू, कैश फ्लो को हमेशा डिस्काउंट करना पड़ता है, ये आपको पता है। अच्छा मैं आपसे पूछूं डिस्काउंट रेट क्या है, तो आपके सर क्वेश्चन में दिया होता है, क्वेश्चन में दिया होता है। ये ऐसे ही है, अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया होगा, लेकिन अगर वो आपसे डिस्काउंट कैलकुलेट करवाना चाह रहा है आईआरआर, तो फिर उसमें प्रेजेंट वैल्यू दी होगी। अब क्वेश्चन है प्रेजेंट वैल्यू का, फर्ज कीजिए मैं आपसे कहता हूं उसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करें, आप कहेंगे वो सिंपल सर डिस्काउंट रेट बताएं अभी कैलकुलेट करते हैं। मैंने कहा फर्ज कीजिए इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट है 10%, आप क्या करेंगे? इसको डिस्काउंट करेंगे, इसको भी डिस्काउंट करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको किस रेट पे करेंगे? 10%। इसको किस रेट पे करेंगे? इसको किस रेट पे करेंगे? इसको किस पे करेंगे? फर्क सिर्फ ये होगा, इसको करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 1, ठीक है, ये होगा डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 1, ये होगा डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 2, ये होगा डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 3, ये होगा डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 4, और इन दोनों को ऐड करके ये ध्यान में रखिए एंड पे मेच्योरिटी वैल्यू को भी ऐड करके डिस्काउंट। अभी कल मैं क्वेश्चन कर रहा था, आंसर गलत आया, मैं चेक किया गलती क्या, हो भूल गया, क्या भूल गया? एंड पे जाके जो लास्ट वैल्यू थी उसमें मेच्योरिटी वैल्यू को ऐड करना भूल गया। तो ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है, जो भी रिडीमेबल सिक्योरिटी होगी उसके आखिरी साल में उसकी मेच्योरिटी वैल्यू को भी ऐड करना है। क्लियर हो गया? तो ये जब आपके सामने टोटल कोई भी अमाउंट आएगी, ये क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू, और जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी, भी ऐसा ही है। अच्छा ये कैलकुलेशन तो हमने सीखी हुई है, लेकिन चूंकि कंसेप्ट बॉन्ड का चल रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे मैंने ये कंसेप्ट आपके साथ शेयर कर दिया। आईकैप में भी आईकैप ने भी इसी तरह किया। यील्ड कर्व का कंसेप्ट समझाने से पहले उसने बेसिक बॉन्ड की वैल्यूएशन का कंसेप्ट समझा दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यही कह रहा है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड क्या होगा यूजिंग सिंगल रेट। मार्केट वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट लेंडर्स रिक्वायर्ड रेट, या जो भी उसने रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, डिस्काउंट रेट। आज तक जो आप पढ़ते हैं वो बिल्कुल ठीक पढ़ते हैं, थ्योरेटिकली ऐसे ही होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता। आप में से कोई स्टूडेंट बता सकता है कि प्रैक्टिकली इसमें क्या प्रॉब्लम है इस मॉडल में? हाँ जी, ये जो यील्ड कर्व के पीछे अगर आप कहें ना सर बड़ी जो भी उसने साइंस लिखी है, रॉकेट साइंस लिखी है, वो तो जो लिखी है, हमें दो हरफी बात बताएं ये कहता क्या है, तो मैं आपसे वो दो हरफी बात ये कहूंगा कि ये पूरा टॉपिक यील्ड कर्व ये कहता है कि प्रैक्टिकली जो डिस्काउंट रेट्स होते हैं ना, ये हर साल सेम नहीं होते, हर साल सेम नहीं होते। हो सकता है ईयर 1 में डिस्काउंट रेट डिफरेंट हो, ईयर 2 में डिफरेंट, ईयर 3 में डिफरेंट, ईयर 4 में डिफरेंट, ठीक है। और आप प्रैक्टिकली देखते इसी तरह होता है। कोरोना में बैंक्स जो इंटरेस्ट रेट था वो 6% 7% पे ले गए थे, और अभी वो फिर 12 पॉइंट समथिंग 5% के करीब है, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट चेंज होता है ना, उस लिहाज से जाहिर है डिस्काउंट रेट चेंज होगा। इसी तरह इसमें कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कुछ अनसर्टेनिटी भी होती है कि जितनी लंबी इन्वेस्टमेंट हो ना उसमें रिस्क उतना ज्यादा होता है, इन्वेस्टर चाहता है उतना ही उसको रिटर्न उसको ज्यादा मिले।
ठीक है। इसको अगर आप एक सिंपल एग्जांपल से समझना चाहें, आप कहें सर ये कंसेप्ट तो समझ आ गया, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे दें, तो मैं आपसे कहूंगा बैंक लोन। बैंक के पास जब आप डिपॉजिट करवाने के लिए, पैसे रखवाने के लिए जाए ना, तो उसने डिफरेंट स्कीम्स रखी होती हैं मेच्योरिटी के को सामने रख के। कुछ स्कीम उसकी होती है, कहता है सर 3 महीने के लिए फिक्स करवा दें हमारे साथ, टर्म क्या होगी 3 महीने, 3 महीने के बाद आपको हम 7% के लिहाज से इंटरेस्ट देंगे। लेकिन अगर आप हमारे पास एक 12 मंथ्स की भी ऑप्शन है, आप अगर 12 मंथ्स के लिए रेट फिक्स कर, ये अमाउंट फिक्स कर दें, डिपॉजिट करवा दें, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा 8%। और अगर आप 3 इयर्स के लिए फिक्स करवाएं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे भी ज्यादा मिलेगा 11%। और अगर 5 ईयर के लिए करवाएं 15%। बताइए कभी आपने देखा ऐसे? अभी आप जाके किसी भी बैंक की वेबसाइट पे उसके डिपॉजिट रेट्स का एनालिसिस कर लीजिएगा, उन्होंने उसी तरह डिफरेंट मेच्योरिटी पीरियड्स दिए होंगे और हर मेच्योरिटी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना कि वो डिफरेंट होगा। और नॉर्मली, अच्छा अगर आपने सुना है या ऐसे देखा है तो जरा मुझे बताइए कि जो शॉर्टर मेच्योरिटी पीरियड वाली सिक्योरिटीज होती हैं या वो जो लोन होते हैं, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है कि ज्यादा? और जो लॉन्गर पीरियड वाली होती है, शाबाश, उनका ज्यादा होता है। पहले मुझे सिर्फ 2 चीजें मुझे बता दें, मैं कंसेप्ट निकल गया मेरा, अगर आपने 2 चीजें मुझे बता दी। पहली चीज, क्या आप एग्री करते हैं कि हर साल का डिस्काउंट रेट डिफरेंट होता है प्रैक्टिकल? और दूसरी चीज, क्या आप इससे एग्री करते हैं कि नॉर्मली अगर हमारा प्रोजेक्ट का मैच्योरिटी बढ़ेगी तो उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो बढ़ेगा, यानी नॉर्मली डिफरेंट होगा हर साल में, शुरू के सालों में कम होगा और एंड के सालों में ज्यादा होगा, नॉर्मली ये होगा। ठीक, इसी कंसेप्ट को वो हमें सिखा रहा है। कह रहा है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड यूजिंग यील्ड कर्व। यील्ड कर्व क्या होता है? यील्ड कर्व ऐसे कर्व को कहते हैं जो बहुत से इंटरेस्ट रेट्स को और बहुत से मैच्योरिटी पीरियड्स को रिलेट करता है, उनका रिलेशनशिप बता रहा होता है यील्ड कर्व। यील्ड कर्व में याद रखे एक इंटरेस्ट रेट नहीं होगा बल्कि बहुत से इंटरेस्ट रेट होंगे। जहां कहीं वर्ड यील्ड आ जाए, यील्ड कर्व आ जाए, फौरन आपके जहन में आ जाए। जैसे अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उसमें होता ना कुछ डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, वो बताता था प्राइस और क्वांटिटी में क्या रिलेशनशिप है। उसी तरह यील्ड कर्व है जो बताता है इंटरेस्ट रेट में और पीरियड में क्या रिलेशनशिप है। ये कहता है जैसे जैसे पीरियड बढ़ेगा ना, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जाएगा। 1 साल के जो सिक्योरिटी डिबेंचर होंगे उनका इंटरेस्ट रेट कम होगा और 5 साल की जो सिक्योरिटीज या डिबेंचर्स होंगे उनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। ये यील्ड कर्व क्लियर हुआ? यील्ड कर्व क्या है? ये एक कर्व है जो क्या शो करवाता है, जो डिफरेंट यील्ड, डिफरेंट रिटर्न्स की परसेंटेज शो करवाता है। यानी इंटरेस्ट रेट शो करवाएगा। यहाँ पे यील्ड क्या है? डिबेंचर के केस में यील्ड क्या है जो रिटर्न होगा? इंटरेस्ट रेट है। डिफरेंट इंटरेस्ट रेट शो करवाता है डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड पे। ठीक है, इसकी 2 टाइप्स हैं यील्ड कर्व की। अब ये कंसेप्ट सिर्फ थ्योरेटिकल है, आपने सुनना है, समझना है और खत्म। इसकी एप्लीकेशन नहीं है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एप्लीकेशन नहीं। पॉजिटिव या नॉर्मल यील्ड कर्व और नेगेटिव या इनवर्स यील्ड कर्व, ये है एक कर्व। ये ग्राफ आपने इकोनॉमिक्स में पढ़े हुए हैं ना, तो समझ लेते हैं ग्राफ को। यहां पे है यील्ड परसेंटेज में, वाई एक्सिस पे, और यहां पे है मेच्योरिटी पीरियड, मेच्योरिटी पीरियड। एक यहां पे मैं ग्राफ बना रहा हूं, यहां पे भी यील्ड परसेंटेज में और मेच्योरिटी पीरियड, 2 कर्व बना रहा हूं। अगर कंसेप्ट समझ आ रहा है ना, तो आपने मुझे बताना है कौन सा यूजुअल नॉर्मल है और कौन सा एबनॉर्मल है। अच्छा, ये एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट
अपवर्ड या डाउनवर्ड नहीं है, ये थोड़ा सा बेंड, क्योंकि अल्टीमेटली ना ये दोनों सीधी हो जाती है लाइंस। ये भी आगे चल के ना हमें इकोनॉमिस्ट ये बताते हैं 30 साल के होराइजन पे जाके ये स्ट्रेट लाइन हो जाती है दोनों, यानी ये भी नीचे जाते 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 स्ट्रेट हो जाएगी फिर, और ये भी ऊपर आते 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 स्ट्रेट हो जाए। इसीलिए आपने सीधी लाइन ही ड्रॉ करनी है, हल्का सा बेंड देके। ये यील्ड कर्व क्या शो करवा रहा है? पॉजिटिव, यानी ये बता रहा है कि जैसे जैसे आपका मैच्योरिटी पीरियड बढ़ता जाएगा, यानी अगर 1 साल की सिक्योरिटी है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, अगर 3 साल की मैच्योरिटी पीरियड है रेट ऑफ इंटरेस्ट यील्ड ज्यादा है, और अगर 5 साल की है, ये है नॉर्मल, इसे पॉजिटिव या नॉर्मल यील्ड कर्व कहते हैं। ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जो कि क्या बताता है? हायर इंटरेस्ट रेट फॉर हाई टर्म मैच्योरिटीज, और इसका अपोजिट क्या है? नेगेटिव, जो क्या शो करवाता है? लोअर इंटरेस्ट रेट फॉर हाई टर्म मैच्योरिटीज। यानी इसमें अगर 1 ईयर की जो होगी उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, और जो 3 इयर्स की मैच्योरिटी होगी उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है, ये इकोनॉमी की नॉर्मल सिचुएशन है। ये सिचुएशन होती है डिप्रेशन में, ये आपने पढ़ा होगा बूम और डिप्रेशन, ठीक है? डिप्रेशन में जब लोग समझ रहे होते हैं कि मुस्तकबिल बहुत ही खराब है, डिप्रेशन, तो वो करंट डिसीजन, क्विक डिसीजन करने में बिलीव करते हैं, वो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग की तरफ नहीं जाते, ठीक है? इसी तरह अगर फर्ज कीजिए खुदा ना खास्ता जंग चल रही है, गवर्नमेंट को ज्यादा पैसों की जरूरत है हथियार खरीदने के लिए, तो गवर्नमेंट में भी जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशू करेगी ना, उन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, गवर्नमेंट को फौरी तौर पे भी पैसे चाहिए, ठीक है? और लॉन्ग टर्म में जो अमन के दिनों में हो सकता है फिर कम हो। बहरहाल, लेकिन ये रेयर केसेस में ऐसे होता है। नॉर्मली यील्ड कर्व कौन सा होता है? पॉजिटिव। भाई ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब यील्ड कर्व में आपने कुछ 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कैलकुलेशन की तरफ जाने से पहले। 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, ये जो कंसेप्ट यूज होता है ना, ये डिबेंचर्स पे होता है, शेयर्स पे नहीं होता, ठीक है? ये यील्ड कर्व इज कैलकुलेटेड फॉर डेट सिक्योरिटीज, इक्विटी सिक्योरिटीज, शेयर के लिए नहीं, डेट सिक्योरिटीज के लिए ये यील्ड कर्व का एनालिसिस यूज होता है। और दूसरा, रिस्क फ्री, यानी ज्यादातर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए यूज होता है, लेकिन कमर्शियल के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन ज्यादातर किसके लिए यूज होता है? एमसीक्यूज में पूछे कि किसके लिए, हम कहेंगे रिस्क फ्री, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्वेश्चन में कहे कि एक कंपनी है, उसके ये डिबेंचर्स हैं, जरा इसका यील्ड कर्व तो मुझे कैलकुलेट करके बता दे, तो हम उसे ये नहीं कहेंगे तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, ये तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, रिस्क फ्री सिक्योरिटी के लिए होता है, कंपनी कहां से ले आए, ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अच्छा अभी कैलकुलेट कर देते। दूसरी चीज, यील्ड कर्व ये असल में कैलकुलेट हो रहा है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें आपने जो कैश फ्लोज लेने हैं वो प्री टैक्स बेसिस पे लेने हैं, टैक्स से पहले, आफ्टर टैक्स नहीं। अच्छा, अब जो मैं बात करने जा रहा हूं ना, अगर तो आप वो शायद कुछ स्टूडेंट समझें, कुछ स्टूडेंट ना समझ सके। कैश फ्लोज बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स हो सकते हैं, एग्रीड? कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स हो सकती है, एग्रीड? दोनों में होनी चाहिए। हम वैसे जो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं वो कौन सी? शाबाश, आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, इसलिए कि हम कैश फ्लोज भी आफ्टर टैक्स ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं। लेकिन कंसेप्चुअली जरा मुझे बताइए, आफ्टर टैक्स कैश फ्लो
discounted at after tax cost of capital is equal to before tax cash flow discounted by using before tax cost of capital. ये दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे? सेम होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल, क्योंकि दोनों में सिमेट्री होनी चाहिए. थोड़ा सा सोचे, आफ्टर टैक्स कैश फ्लो कम होता है, आफ्टर टैक्स डिस्काउंट जो डिस्काउंट रेट है वो भी कम होता है. तो कम कम के साथ जब कैलकुलेशन होगी जो वैल्यू आएगी, फिर बिफोर टैक्स कैश फ्लो ज्यादा होता है, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ज्यादा होती है. ज्यादा बड़ी ऊपर ज्यादा बड़ी अमाउंट, नीचे भी ज्यादा बड़े फिगर. इधर ऊपर छोटी अमाउंट नीचे भी छोटी अमाउंट, दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे. लेकिन तो इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप अपनी रूटीन की अप्रोच यूज कर लें कि डिबेंचर के कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स यूज करें और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आफ्टर टैक्स यूज करें, तो अभी आंसर सेम आएगा. लेकिन यहाँ पे ट्रेडिशन क्या है कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो वो हमने कैश फ्लोज भी बिफोर टैक्स लेने हैं और जो इसको डिस्काउंट करने के लिए रेट है वो भी बिफोर टैक्स. उसने क्वेश्चन में दिया ही यही होता है. जब ये कंसेप्ट टेस्ट करता है ना, फिर टैक्स रेट देता ही नहीं है, टैक्स रेट देता ही नहीं है ना. ये बात समझ आ गई बिफोर टैक्स वाली. अब आते हैं सबसे अहम बात की तरफ. सबसे अहम बात की तरफ, यील्ड कर्व में जब उसने आपको किसी डिबेंचर के बारे में, कैश फ्लोज के बारे में बताया होगा, तो उसने डिफरेंट ईयर दिए होंगे, हर साल का डिफरेंट डिस्काउंट रेट होगा. हर साल का डिफरेंट डिस्काउंट रेट. आपने जब यील्ड को कैलकुलेट करना है, each year will use different discount rate, each year will use different discount rate, each year will use different discount rate. कंसेप्ट में एमसीक्यूज वगैरह में हमसे कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन इस कंसेप्ट की जब एप्लीकेशन की तरफ आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ, सबसे अहम चीज आपके लिए ये है, जिसने ये समझ लिया वो क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल है. क्या कि अब देखिए, कॉमन सेंस की बात है ना, अभी समझाई है. अगर हर साल का डिस्काउंट रेट प्रैक्टिकली डिफरेंट होता है, तो आपने जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जिस साल का कैश फ्लो होगा उसके डिस्काउंट रेट के हिसाब से डिस्काउंट करेगा ना. भाई एग्री कर, किसी को इख्तलाफ तो नहीं है इस चीज से? हाइब्रिड वाले ये स्टूडेंट समझ आ रही है ये बात? अगर समझ आ रही है तो हाथ उठाइए जरा, मुझे नजर आ जाए. शाबाश. यानी अगर क्वेश्चन में उसने हर सारे सालों का एक ही डिस्काउंट रेट दिया हुआ है, तो हम समझ लेंगे वो चाहता है सिंप्लिसिटी के लिए एक ही हम डिस्काउंट रेट यूज करें. हम कहेंगे एक डिस्काउंट रेट के साथ सब कुछ कर लेते हैं सॉल्व. लेकिन अगर क्वेश्चन में उसने यील्ड कर्व दिया है, यील्ड कर्व का मतलब डिफरेंट ईयर्स पीरियड्स के लिए डिफरेंट डिस्काउंट रेट, तो याद रखें फिर हमने हर साल की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उसका रिस्पेक्टिव डिस्काउंट रेट यूज करना है. अब एक डिस्काउंट रेट यूज नहीं कर सकते. भैया कुछ बात समझ आई? अच्छा, बस यही समझाना था आज, कुछ नहीं समझाना और. लेकिन अब इस कंसेप्ट की कैलकुलेशन करनी है हमने, ताकि सब क्लियर हो जाए कि समझ आ गया कि नहीं. दो क्वेश्चन आईकेआर की बुक से आपके सामने रख रहा हूं. एक क्वेश्चन होगा वैल्यूएशन, दोनों वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड से रिलेट करते हैं. एक होगा यूजिंग सिंगल रेट, जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, और एक होगा वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड यूजिंग यील्ड कर्व, जिसमें उसने एक सारे सालों का एक रेट नहीं दिया होगा, हर साल का अलग अलग रेट दिया होगा. तो अगर वो कहे आपसे कि ये यील्ड है हर साल की, जरा मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करो इस बॉन्ड की, मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्काउंट करेंगे हर एक को उसके उसके उस साल के डिस्काउंट रेट, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. और अगर कहे स्टेप नंबर 2, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अब इसका आईआरआर कैलकुलेट करो. आईआरआर कैलकुलेट, आईआरआर का मतलब है कि कोई एक एवरेज रेट बताओ सारी इस पूरे प्रोजेक्ट से जो एवरेज रिटर्न रेट निकलेगा. आईआरआर कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले एनपी प्रेजेंट वैल्यू में से मार्केट वैल्यू लेस करके एनपीवी कैलकुलेट कर ली, ठीक है, एक दफा लोअर रेट पे, हाई रेट पे, और फिर फार्मूला. सिंपल. क्लियर हुआ? ये सारी कैलकुलेशन, सारा कंसेप्ट वही है जो पहले हमने सीखा हुआ. फर्क सिर्फ एक चीज का है कि अब वो आपको 4 सालों का एक डिस्काउंट रेट देने की बजाय हर साल का अलग अलग डिस्काउंट रेट देगा. आपने सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है,
कि जब आप डिस्काउंट कर रहे हो कैश फ्लोज का, उसका रिस्पेक्टिव डिस्काउंट रेट यूज करना। क्लियर? तो चलिए तैयार हो जाइए, कैलकुलेटर, पेज, पेन आपके सामने होना चाहिए, फटाफट साथ साथ आपने कैलकुलेशन करते रहने ताकि साथ साथ निमट जाए। ठीक है जी, थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिएगा जी। अब हम आई कैप की बुक में से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, ये आई कैप की बुक आपने डाउनलोड की हुई है ना? अगर नहीं की तो डाउनलोड कर लें। और इसमें पेज 232 पे है ये क्वेश्चन जो हम अभी करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन किस चीज का है? मार्केट वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड। बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और हमें बहुत जैसे ही मार्केट वैल्यू जहन में आया फौरन हमारे जहन में फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कह रहे कंपनी हैज इशूड ए बॉन्ड दैट विल बी रिडीम्ड इन 4 years, 4 साल के बाद रिडीम होगा। द बॉन्ड हैज ए नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। नॉमिनल इंटरेस्ट एंड वाले भाईजान आपको नजर आ रहा है? ये 6% नजर आ रहा है क्लियरली कि 6% लिखा हुआ है? शाबाश। ये हाइब्रिड वाले स्टूडेंट्स आपको भी नजर आ रहा है? नजर आ रहा है तो हाथ उठाए जरा, शाबाश जल्दी से। 6%, 6%। इसका 6% क्या चीज है? इंटरेस्ट। इसको कूपन रेट भी कहते हैं, कूपन रेट भी कहते हैं इसको, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, यानी इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पेमेंट होगी। ठीक है? क्या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट या इफेक्टिव यील्ड या कॉस्ट ऑफ कैपिटल 6% ही होता है? नहीं, उसको लाजमी नहीं हो, बहुत से फैक्टर्स हैं। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द बॉन्ड इज 6%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी 6%। ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कौन सा होता है? जो इन्वेस्टर रिक्वायर करता है कि मुझे इसमें 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अच्छा उसने इसकी फेस वैल्यू नहीं बताई इस क्वेश्चन में, ये डेफिनेशन उसके अक्सर क्वेश्चन में उसने फेस वैल्यू नहीं बताई हुई। जहां पे फेस वैल्यू ना बताए वहां पे आपने ₹100 फेस वैल्यू ले लेनी। करेक्ट, कैलकुलेट व्हाट द मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड वुड बी इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वाज 5% और 6% और 7%। मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने को पूछ रहा है, आईआरआर कैलकुलेट करने को तो नहीं पूछ रहा, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने को। इसका मतलब ये हमने सिर्फ डिस्काउंटिंग करनी है। एनपीवी एट लोअर रेट, एनपीवी एट हायर रेट, वो तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, पक्की बात है बिल्कुल। मार्केट वैल्यू कह रहा है 5% पे भी करो, 6% पे भी करो, 7% पे भी करो। ठीक है? अब अगर इसका जो फेस वैल्यू है वो है 100, फेस वैल्यू 100 है, 6% पे हमने करना, पहले 5% पे कर लें। 5% पे अगर हमने कैलकुलेशन करनी है कैसे करेंगे? 5% पे पहले तो मुझे बताइए इसकी फेस वैल्यू 100 है, इसका इंटरेस्ट कैश फ्लो कितना होगा? इंटरेस्ट कैश फ्लो कितना होगा? अच्छा, 5% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, कूपन रेट फिक्स रहेगा, कूपन रेट हमेशा फिक्स रहेगा। वो 6% है, वो तो उसके ऊपर छप गया है, वो तो उसके ऊपर छप गया है। ये 6% हो रहा है, और ये जो नीचे उसने 5, 6, 7% दिया ये हो रहा है। ये 6% वो है जो डिबेंचर होल्डर को कैश में मिलेगा हर साल, और ये वो है जो इफेक्टिव रेट वो चाहते हैं। ये बेसिकली इसके ऊपर डिस्काउंट करना होता है। ये वाला जो कूपन रेट है किस लिए कैलकुलेट होता है? कैश फ्लो के लिए। और जो दूसरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये किस लिए होता है? डिस्काउंट के लिए। दोनों में फर्क है। तो इस डिबेंचर के ऊपर कैश फ्लो कितना है? 6%। अमाउंट में कितना होगा? 6। अच्छा जरा मुझे बताइएगा, कैलकुलेशन सही कर रहा हूं मैं? यानी मार्केट वैल्यू कह ले या प्रेजेंट वैल्यू कह ले, एमवी या पीवी एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं, इज इक्वल टू क्या होगी? 6 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, पहले 5% पे कर रहे हैं, 0.5 पावर 1 प्लस 6 दूसरे साल में डिवाइडेड बाय 1.05 पावर 2। अच्छा देखें, है तो ठीक, लेकिन अगर यील्ड कर्व प्रैक्टिकली सोचें तो दूसरे साल में हो सकता है कि रेट ऑफ ये डिफरेंट हो। ठीक है? अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, इन्वेस्टर क्या ज्यादा हो जाए ईयर 2 में, इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट करेगा?
कि मुझे ज्यादा पैसे मिले, तो हमें ये रेट चेंज करना पड़ेगा। लेकिन याद रखें ये इन्फ्लेशन ज्यादा होने की वजह से ऊपर वाली अमाउंट चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये तो जब डिबेंचर इश्यू हुआ उस वक्त फिक्स तय हो जाती है। लिख थर्ड ईयर में 6 डिवाइडेड बाय 1.05 पावर 3, 4 में 6 डिवाइडेड बाय 1.05 पावर 4। ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, मेच्योरिटी वैल्यू भी ऐड करनी। अच्छा आप चाहें तो ये लिख के आगे प्लस 100 डिवाइडेड बाय 1.054 कर लें, लेकिन वो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन बनेगी, हम इसी को 106 भी कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन करके देखिए, 103.5, देखिए यही है उसने कैलकुलेट किया 103.54। क्लियर? अब 6% पे रहने देते हैं, 7% पे कर लेते हैं, 3 है ना 2 पे कर लेते हैं, बाकी आप कर लेंगे। सारा काम वैसे ही करना है, मार्केट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 1.07 पावर 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1.07 पावर 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1.07 पावर 3 प्लस 106 डिवाइडेड बाय 1.07 पावर 4, 96.61। अब ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया? ये था प्रेस वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड यूजिंग सिंगल रेट। अब चलते हैं वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड यूजिंग यील्ड कर्व। यील्ड कर्व अच्छा, ये कौन सा यील्ड कर्व है? वैसे ही पूछ रहा हूं आपसे, ये नॉर्मल है? ओके, नहीं ये नेगेटिव है क्या? ये पॉजिटिव है, इसका ये ऊपर को बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। और ये नेगेटिव है, यानी टाइम टू मेच्योरिटी जैसे जैसे 3 साल 5 साल 15 साल 10 20 साल 30 साल बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ये हो गया क्वेश्चन, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे कंपनी वांट टू इशू ए बॉन्ड दैट इज रिडीमेबल एट पार, यानी फेस वैल्यू 100 इन 4 years एंड पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू क्या है? रुपया 100। नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू 100 रुपीज है, और नॉमिनल इंटरेस्ट जो उस फेस वैल्यू वो 6% है, यानी हर साल कितना मिलेगा? 6 रुपए। कह रहे एनुअल स्पॉट यील्ड कर्व फॉर ए बॉन्ड ऑफ दिस क्लास ऑफ रिस्क इज एज फॉलोज। 1 साल का मैच्योरिटी पीरियड हो तो यील्ड 3% है, 2 साल का हो 3.5%, 3 साल का हो 4.2, 4 साल का हो 5। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कौन सा यील्ड कर्व शो कर रहा? नॉर्मल, यानी पहले साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे साल में शायद इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई है, तीसरे साल में उससे भी ज्यादा, और चौथे साल में उससे भी ज्यादा। ठीक, अच्छा मुझे ये बताइए, हमारे सारे क्वेश्चन, सारी कैलकुलेशन, सारे कंसेप्ट सेम रहेंगे, सिर्फ इस यील्ड कर्व की वजह से एक चीज का फर्क पड़ा। क्या फर्क पड़ा? कि डिस्काउंट रेट। जब आप पहले साल का कैश फ्लो डिस्काउंट करेंगे रेट लगेगा 1.03 पावर 1, दूसरे साल का कैश फ्लो डिस्काउंट करेंगे 1.035 पावर 2, तीसरे साल में पावर 3, और फोर्थ ईयर में 1.05 पावर 4, और फोर्थ ईयर में चूंकि उसने भी रिडीम हो जाना है तो आपने वैल्यू को ऐड कर लेना। ठीक है, अच्छा अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट में कह रहा है कैलकुलेट द प्राइस दैट बॉन्ड कुड बी सोल्ड फॉर। हाँ, आगे उसने एक्सप्लेन भी करा, दिस इज द अमाउंट दैट द कंपनी कुड रेज। इसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी, आज की प्राइस कैलकुलेट करने, यानी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट। मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? प्रेजेंट वैल्यू से। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने से
कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्लियर हो गया? सारा वैसा ही नहीं है जैसा पहले सीखा था, सिर्फ एक चीज का फर्क है, क्या? अच्छा फिर आगे क्या कह रहा है? कह रहे हैं एंड देन यूज दिस टू कैलकुलेट द ग्रॉस रिडेम्पशन यील्ड, यानी आपने ग्रॉस रिडेम्पशन यील्ड आईआरआर कैलकुलेट करना है, ठीक है? यील्ड टू मैच्योरिटी भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट भी कहते हैं। इसके बाद आपने आईआरआर कैलकुलेट करना है, ठीक है? आईआरआर कैसे कैलकुलेट करना है उसकी तरफ अभी आते हैं। आपके पास सिर्फ 3 मिनट हैं, 3 मिनट भी बहुत है। क्या आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? एक रिक्वायरमेंट। चलिए हाइब्रिड वाले भी अभी करें, आप लोग भी अभी करें, और ऑनलाइन मेरे स्टूडेंट्स भी लेक्चर को पॉज करें, इस क्वेश्चन में इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें, फिर उसके बाद आगे लेक्चर को प्ले करें। जी पॉज कीजिएगा जी। अच्छा कैलकुलेशन आप सबने कर लिया है, और जहां तक मुझे आप लोगों ने रिपोर्ट दी है सबका आंसर 103.94 के आसपास आया, या 936 है या 94 है, वो एक ही बात है। 103.94 क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को है? कैलकुलेशन हो गई है साइंस से। चलिए अच्छा अब ये उसकी पहली रिक्वायरमेंट थी, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना है प्राइस। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? ग्रॉस रिडेम्पशन यील्ड। पता नहीं क्या होती है, जिंदगी में पहली दफा सुन रहे हैं ग्रॉस रिडेम्पशन यील्ड। यहाँ आगे कह रहे हैं इसी को यील्ड टू मैच्योरिटी भी कहते हैं, ये भी हम जिंदगी में पहली दफा सुन रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेट भी, ये हमने पहले सुना हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल है, इसकी कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगी? आईआरआर। हाँ शाबाश। अगर ये हमें कॉस्ट ऑफ डेट ना दे देता फिर हम कंफ्यूज हो जाते क्या पूछ रहा है। कॉस्ट ऑफ डेट उसका लफ्ज उसने इस्तेमाल कर लिया कि इसे ये भी कहते हैं ये भी कहते हैं, तो उसका मतलब आईआरआर। तो आइंदा के लिए फिर आप लोग भी नोट कर लें कि ग्रॉस रिडेम्पशन यील्ड कहे, यील्ड टू मैच्योरिटी कहे, कॉस्ट ऑफ डेट कहे, इसका मतलब क्या है? आईआरआर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? आईआरआर कैलकुलेट करना है। लेकिन आईआरआर कैसे कैलकुलेट होगा? आईआरआर कैसे कैलकुलेट होगा? कोई एक रेट एज्यूम करेंगे, पहले एक रेट एज्यूम करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसे मार्केट वैल्यू लेस करेंगे, एनपीवी आ जाएगी एट लोअर रेट, फिर हायर रेट एज्यूम करेंगे, एंड प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मार्केट वैल्यू लेस करेंगे, एनपीवी आ जाएगी एट हायर रेट, फिर फार्मूला यूज करके तो आईआरआर कैलकुलेट। भाई ऐसा ही होगा। अच्छा अब यहाँ पे उसने हमें परसेंटेज नहीं दी हुई, कौन सी यूज करना है आपकी अपनी मर्जी है। आप चाहे तो 2% और 8% भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 4% 6% भी कर सकते हैं, चाहे तो 3% और 7% भी कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी कैलकुलेशंस के बारे में सीख रहे हैं ना, तो कंफर्म हो तो वो परसेंटेज यूज करें जो उसने बुक में की हुई है। तो हम आपको हिंट दे देते हैं कि कौन सी परसेंटेज यूज करनी है। ये 4 देखिए 4% और 6%, ठीक है? यानी पहले आपने 4% के ऊपर कैलकुलेशन करनी है, फिर 6% के ऊपर कैलकुलेशन करनी है, दोनों की एनपीवी आ जाएगी, फिर उसके बाद फार्मूला यूज करना है। ठीक है कर लेंगे? क्या मैं भी कर दूं साथ? कर दें? चलो ठीक है अभी कर देते हैं। अब इसका मतलब है हमने जब आईआरआर कैलकुलेट करनी है, हमें प्रेजेंट मार्केट वैल्यू तो चाहिए, रेट्स भी चाहिए कि नहीं चाहिए? रेट्स तो हमने खुद अंदाजा लगाने हैं, 4% और 6%। रेट तो नहीं चाहिए ना, मार्केट वैल्यू चाहिए, और मार्केट वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली हुई है। ठीक है चलिए बस ठीक है शाबाश। अब हम कैसे कैलकुलेशन करें? ये फार्मूला वही पहले जो हमने कैलकुलेट किया, सारा काम वही है, कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ एक नई चीज थी वो सिखा दी है। अब आगे उसी तरह लोअर रेट पे एनपीवी कैलकुलेट करनी है, हाई रेट पे एनपीवी कैलकुलेट करनी है, और फार्मूला लगा देना, आईआरआर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन करते हैं, पहले एनपीवी एट लोअर रेट, क्या एट द रेट ऑफ 4% गिवन वाला, ताकि अगर कहीं पे आप गलती करें या हम गलती करें तो हमें पता चल जाए। गिवन वाला इसलिए पहली दफा सीखने के लिए गिवन यूज कर रहे हैं। 4% प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो क्या होगी? 6 है। अच्छा अब चाहे तो वो एन्युटी के जरिए से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो वो लैदा भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब हम चले उसी तरीके से कर रहे हैं तो कंटिन्यू करते हैं। एन्युटी के जरिए से काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, अब इससे भी हर कैश फ्लो को लैदा भी करके देख लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 1.04 पावर 1 प्लस
6 डिवाइडेड बाय 1.04 पावर 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1.04 पावर 3 प्लस ना, ये गलती, 106 डिवाइडेड बाय 1.04 पावर 4। क्या ये आएगी एनपीवी? नहीं, ये नहीं, माइनस उसकी, हाँ वही 103.94 इज इक्वल टू, करे कैलकुलेट, प्लस या माइनस ये भी बताना है, प्लस 3.92, 3.32, ठीक है 3.32। क्लियर? कितने स्टूडेंट्स प्लस 3.32 पे पहुंच गए हैं? चले बाकी भी जल्दी से पहुंचे, जल्दी, शाबाश। फिर एट द रेट ऑफ, सारा कुछ वो है सिवाय डिस्काउंट रेट के, डिस्काउंट रेट 6 को यूज करेंगे, प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1.06 पावर 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 1.06 पावर 3 प्लस 106 डिवाइडेड बाय 1.06 पावर 4 माइनस 103.94 इज इक्वल टू, माइनस 3.94। जी हाइब्रिड वाले जरा हाथ उठा के मुझे बताइए वो स्टूडेंट जो माइनस 3.94 पे पहुंच गए हैं, जिनके कैलकुलेटर पे माइनस 3.94 की फिगर आ गई है। ये बस 3-4 स्टूडेंट, ऐसे ना करें, बाकी क्या करें, बाकी कैलकुलेशन नहीं कर रहे भाई। कैलकुलेट, जब तक आपके कैलकुलेटर पे फिगर नहीं आएगी ना, आपको समझ नहीं आया क्वेश्चन, चाहे आपको देख के लगे सारा कुछ हमने ठीक कर लिया, जब तक आपके कैलकुलेटर पे फिगर नहीं आएगी आपकी तसल्ली नहीं होनी चाहिए। क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जो माइनस 3.94 पे नहीं पहुंचा? चले अब हमने क्या करना है, IRR का फार्मूला है, वो फार्मूला क्या था, एक मिनट है, मैं याद कर लूं। पहले लोअर रेट में कुछ ऐड करते थे, लोअर रेट था 4% और प्लस कर, लेकिन एंड पे जाके फिर मल्टीप्लाई होता था डिफरेंशियल रेट, वो कितना है 2%, और ऊपर होता था एनपीवी एट लोअर प्लस 3.32 और नीचे होता था एनपीवी एट लोअर माइनस एनपीवी एट हायर। वो चूंकि एनपीवी एट लोअर माइनस एनपीवी एट हायर है, इसीलिए मैं प्लस 3.32 को प्लस कर रहा हूं 3.94 से। भाई प्लस क्यों कर रहा हूं, माइनस माइनस प्लस 4.91%। ये है हमारा IRR इस बॉन्ड। अब बताइए पहुंचे क्या ना, ये जीन स्टूडेंट जिसके बाद बुक्स थी जरा एक दफा कंपेयर करके देखे, यही है तकरीबन। हाँ खुद बताइए क्या आज कोई साइंस थी, रॉकेट साइंस थी, कुछ भी नहीं था, सारा पीछे पहले कंसेप्ट सीखा हुआ है, सिर्फ एक कंसेप्ट नया था। हाँ डिफरेंट रेट्स अगर आ जाए, हमने हर साल का रिस्पेक्टिव रेट यूज करना है मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, और असूली तौर पे भी ऐसे ही होना चाहिए, असूली तौर पे भी सोचे, कॉमन सेंस भी यही कहती है ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा मजे की आपको एक बात बताऊं, अगर आप कंफ्यूज ना हो जाए तो, अगर आपको ये यील्ड कर्व वाला कंसेप्ट समझ आ गया ना, आपने अकाउंटिंग का भी एक कंसेप्ट सीख लिया। आप में से किसी ने डेफर्ड टैक्स का टॉपिक पढ़ा होगा, ये FR1 या FR2 है, FR2। उसमें जब हम डेफर्ड टैक्स एसेट कैलकुलेट फ्यूचर टैक्सेबल डिफरेंसेस से कैलकुलेशन करते हैं, तो हर साल टैक्स रेट सेम होता है कि डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है ना, तो उसमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक ही रेट यूज करते हैं कि डिफरेंट, वो यही है अप्रोच, प्रैक्टिकली इसी तरह होता है कि प्रेजेंट वैल्यूज को जब कैलकुलेट किया जाता है तो उस साल का जो स्पेसिफिक रेट है उसके मुताबिक किया जाता है। लेकिन चूंकि एग्जाम में वो कहता है कि मैंने डिस्काउंट रेट का कंसेप्ट टेस्ट करना है, जिसको जो एक साल से कैलकुलेशन कर सकता है वो 10 सालों से भी कर सकता है,
तो इसीलिए एग्जाम के क्वेश्चन में अक्सर वो आपको रिक्वायर्ड रेट सिर्फ 1% ही देगा, सिंगल परसेंटेज होगी, क्योंकि उसने दूसरे कंसेप्ट टेस्ट करने होंगे। आप रिडीमेबल एट प्रीमियम का के साथ क्या सलूक करते हैं, आप टैक्स रेट के साथ क्या सलूक करते हैं, तो वो फिर आपको परसेंटेज एक ही देता है। लेकिन अगर जिस अटेम्प्ट में वो चाहता हुआ कि मैंने परसेंटेज ये यील्ड कर्व का कंसेप्ट टेस्ट करना है, उसमें आपको डिफरेंट परसेंटेज दे देगा। क्लियर? क्विकली गो थ्रू करते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, ताकि जो चीजें अहम थी वो सीख ली हैं, तो इसका मतलब हमारा मकसद पूरा हो गया। आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि अगर हमें किसी बॉन्ड की वैल्यूएशन करनी हो, बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो कैसे कर सकते हैं। बेसिक रूल सिंपल है। और क्या है बेसिक रूल? कि उसके फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यूजिंग सिंगल रेट, अगर क्वेश्चन में सिंगल रेट दिया है तो सिंगल रेट। दूसरा तरीका क्या है? यूजिंग डिफरेंट रेट्स, अगर क्वेश्चन में उसने यील्ड कर्व की फॉर्म में डिफरेंट रेट्स दिए हैं तो आप हर साल का कैश फ्लो को उसके स्पेसिफिक रेट के साथ डिस्काउंट करेंगे। ये था सिंपल कंसेप्ट। थ्योरेटिकली हमसे पूछा यील्ड कर्व क्या है? ये कैसा कर्व है जो दो चीजों के दरमियान में रिलेशनशिप बताता है। किसमें? मैच्योरिटी, टाइम पीरियड टू मैच्योर, और इंटरेस्ट रेट में। नॉर्मली यील्ड कर्व का स्लोप पॉजिटिव होता है, यानी अगर मैच्योरिटी पीरियड बढ़े तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। क्लियर होगी ये कैलकुलेशन? जी जी जी, एक ही है। आपने जहन में ये रखना है कि जो कूपन रेट है ना वो डिफरेंट है। इनका क्वेश्चन था कि क्या वो यील्ड रेट में और रिक्वायर्ड रेट में कोई फर्क है? वो सेम रखें आप। जो कूपन रेट में और यील्ड रेट में, या कूपन रेट में और इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में, ठीक है, उसमें फर्क है। कूपन रेट वो रेट होता है जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलना है। ये कैलकुलेट होता है कैश फ्लो की अमाउंट को डिसाइड करने के लिए कि हमें हर साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो दूसरे रेट्स हैं वो प्रेजेंट वैल्यू को डिस्काउंट करने के लिए यूज होते हैं। ये इन्वेस्टर के लिहाज से बिल्कुल क्लियर हो गया ये। अच्छा, कल इसमें जैसे इससे पहले आपको सिंगल रेट के साथ कैलकुलेशन जब भी करवाई तो आप उसको सही मानते आए थे ना। आपके जहन में कभी आया भी नहीं कि सर असल में ऐसे तो नहीं होता, असल में तो हर साल इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से दूसरा रेट डिफरेंट होता है, तो आप 4 साल की कैलकुलेशन हो 10 साल की कैलकुलेशन एक ही रेट यूज कर रहे हैं। कभी नहीं है। जब बताया तो आपने कहा ओहो हाँ वाकई सर ऐसे ही होना चाहिए था। उसी तरह इस कैलकुलेशन में एक और ट्विस्ट है जो भी आपके जहन में नहीं आएगा, लेकिन कल जब मैं आपके सामने रखूंगा तो हाँ सर ऐसे ही होना चाहिए था, ये तो कल भी हमने थोड़ी सी प्रैक्टिकली गलती कर दी है, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन वो ट्विस्ट क्या है वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है जी। अच्छा, असाइनमेंट आपने नहीं भूलनी और असाइनमेंट करना शुरू कर दे। असाइनमेंट का ताल्लुक कल के लेक्चर से नहीं है, आप 3-4 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं ना शुरू के। तो असाइनमेंट कैलकुलेट, और हमेशा याद रखे, मुझे बताइए क्या बेहतर है, ओवरऑल बता रहा हूँ, जनरल टिप बता रहा हूँ एक पढ़ाई की, खास तौर पे काउंटिंग के कंसेप्ट्स के लिए। खैर काउंटिंग का मैं एक्सपर्ट नहीं, वो रेलिवेंट टीचर ही बताएंगे। अगर आपको 7 क्वेश्चन दिए गए असाइनमेंट करने के लिए और 2 दिन है, क्या ज्यादा बेहतर है? 3 क्वेश्चन आज कर लिए, 4 कर लिए, ऐसे के 7 के 7 क्वेश्चन एक ही सिटिंग में कर लिए? गलत, ये जहन में गलत। आपने 3 क्वेश्चन, क्योंकि इससे आपकी रिवीजन नहीं हो पाएगी। रिवीजन हमेशा थोड़ा टाइम गैप मांगती है। 3 क्वेश्चन आज करना और 3 क्वेश्चन कल करना, ये बेहतर है। और इससे भी बेहतर अप्रोच है क्या? 2 क्वेश्चन सुबह कर लिए, 2 शाम को कर लिए, फिर 2 सुबह कर लिए, 1 शाम को कर, यानी जितना इंटरवल हो रेगुलर इंटरवल वो बेहतर है। इंटरवल का मतलब गैप नहीं है कि एक आज कर लूं 1 हफ्ते के बाद कर लेता हूं, सर ने कहा था इकट्ठे नहीं करने, नहीं। अगर आपने एक दिन में 5 क्वेश्चन करने हैं तो बेहतर ये होता है बजाय एक ही सीटिंग में 5 क्वेश्चन करें, एक सीटिंग में 2 या 3 कर लें और 2 या 3 दूसरी सीटिंग में करें। इंटरवल देके आधा आधा करके असाइनमेंट करना हमेशा बेहतर होता है। सजेशन देना मेरी जिम्मेदारी थी, अमल करना ना करना आपकी मर्जी है। चलिए, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।